अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे, आज शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई है और बड़ा जबरदस्त धूमधाम से मनाई भी गई है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी नाखुश नजर आए, क्यों, उस पर बात करेंगे। इसके बाद पीएसएल के टिकट्स आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगे और फैंस इंतहाई गुस्से में मालूम हुए हैं। तो बात करेंगे और पीसीबी को जवाब भी देंगे कि क्यों इतनी बेशर्मी की इंतहा पे पहुंच गए हैं। क्या आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आप फैंस की वजह से चलते हैं, आप खुद कुछ नहीं करते? तो उसके ऊपर बात करेंगे। आमिर और इमाद वसीम क्या अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई में आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर आएंगे? सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है एक मिनी, उसके अंदर से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। सरफराज अहमद ने डिसाइड कर लिया है कि वो नंबर 3 पर खेलेंगे, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद मोहम्मद हफीज ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वो कैसी, उसके ऊपर बात करेंगे। और एशिया कप की जो मीटिंग जारी थी, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। अजान हो रही है, जरा आते हैं। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमें भेज सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे मेरे और अली के। चलिए सबसे पहले बात का आगाज करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की रिसेप्शन की। तस्वीरें काफी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, हर जगह, ट्विटर पर, हर जगह चल रही है, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी बड़े नाखुश नजर आए हैं। और जो गेस्ट इन्वाइटेड थे उनसे उनको बड़ी शिकायतें। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने बोला था कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, मेरी वाइफ की तस्वीरें ना शेयर की जाए सोशल मीडिया में, लेकिन उनका मानना यह है कि उसके बावजूद हर जगह सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें शेयर की गई हैं और बड़े नाराज शाहीन मालूम है। और उन्होंने कहा जी मेरा बहुत बड़ा और मेमोरेबल डे है, तो इसको स्पॉइल ना किया जाए और मजीद तस्वीरें ना शेयर की जाए। इसके अलावा शादाब खान ने भी अपनी जो रिसेप्शन है उसका कार्ड भेज दिया, और उस कार्ड पे साफ साफ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि तस्वीरें अलाउ नहीं होंगी। लेडीज वाला जो हॉल होगा वहां पर पिक्चर्स अलाउ नहीं होंगी, जेंट्स में आप तस्वीरें खींच सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी वाइफ की तस्वीरें ना खींची जाए। तो इसलिए साफ साफ शादी कार्ड पे यह भी लिख दिया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो बड़ी खबर है, वो ये है कि कल पीसीबी ने टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं हर जगह के। रावलपिंडी के टिकट्स तो इंतहाई एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, जिस पर फैंस बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले टिकट्स के प्राइसेस बता देता हूं। 3000 के टिकट्स हैं जो नॉर्मल रखा गया है, उसके अलावा फिर आपके 2000 भी है प्रीमियम वाले के, इसके बाद प्लैटिनम के 12000 के भी हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जो है उसके 12000 के हैं, इसके अलावा 15000 का भी टिकट है, इसके अलावा 18000 के टिकट है। यानी कि ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो बहुत ही कम टिकट्स महदूद रखे गए हैं, जो 2 और 3000 के हैं वो बहुत कम टिकट्स हैं। और मिनिमम यानी कि अगर आप सबसे लोएस्ट कैटेगरी का, जहां आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आपको धक्के मुक्के डंडे मार के आपको अंदर किया जाएगा, वहां पर भी आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि आपको साथ बिल्कुल घटिया किस्म का सलूक होगा, तब भी आपको 2 से 3,000 आपको देने पड़ेंगे कुछ मैचेस के, और कुछ में चले आपका 2000 में भी काम बन जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो ग्राउंड्स भरते हैं वो कौन भरता है? वो तो मिडिल क्लास के ज्यादातर जाते हैं, जो आपके हजारों की तादाद में होते हैं, जिनको आप बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। सिक्योरिटी के भी 15-15 चेक्स लगे होते हैं। अंदर जब जाते हैं तो ना उनको पानी मिलेगा, ना कोई खाने की चीज मिलेगी, और अगर कुछ मिलेगा भी तो 4 गुना रेट्स में मिलेगा। तो कौन पागल होगा जो ग्राउंड में जाके मैच देखेगा? अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो रेट्स हैं, जैसे इन्होंने 15-15 हजार रखे हुए हैं, ये तो दुबई में अगर आप चले, जब भी हम गए हुए थे, एशिया कप चल रहा था, वो इंटरनेशनल मैचेस थे दुबई में, ये तो वहां पर ये रेट थे 15,000 रुपए। तो आप यहां पर ये करवा रहे हैं, नुकसान क्या है? अगर कोई उनको समझाए, जो आपकी ये जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, जो मैं इसको बोलूंगा ना अहल मैनेजमेंट को कुछ समझाए कि अगर आप 500,000 रुपए का टिकट रख देते तो आप एक मैच से आराम से 2 करोड़ रुपए गेट मनी से कमा लेते। कितने? 2 करोड़। और अगर आप मैचेस से अगर आप टोटल इसको करो तो ऑलमोस्ट ये 70-80 करोड़ आपने गेट मनी से पूरे पीएसएल से कमा लेना था। अब क्या होगा वो भी आपको बता देता हूं। अब बमुश्किल एक मैच है, क्योंकि फुल तो जैम पैक्ड होगा नहीं, क्योंकि आपने इतने हाई प्राइसेस रख दिए हैं। लोग प्रेफर करेंगे यार टीवी पर ही देख लो या अपने मोबाइल्स पर ही देख लो, कौन इतने पैसे दे। तो होगा ये कि अब बमुश्किल आप एक मैच से, जहां पर आपने 2 करोड़ रुपए कमाने थे, अब आप उस मैच से 15 से 20 लाख खाली कमाएंगे। इतना फर्क आ जाएगा। और आप ये देख लीजिएगा, एंड में या तो बीच के पीएसएल बीच में ये प्राइस रिवाइज करेंगे, ये 2 बातें होंगी, या तो इनको रिवाइज करना पड़ेगा, और दूसरा सीन ये होगा कि फिर इनका लग जाएगी पूरी तरीके से इनकी, और इस पूरे पीएसएल में जो गेट मनी है इनका, वो इनका बनेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है, और थोड़ी सी आपको फैंस का सोचना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अगर फैंस इनके ऊपर से हटा लेना ना अपनी नजरें, टीवी पर ना देखें, ग्राउंड में मैच देखने ना जाए, तो इनका क्या होगा? इनका भाई कुछ भी नहीं होगा, इनका बाबा जी का ठुल्लू होगा। इनको ये शर्म से डूब मरेंगे, इनके साथ वो हाल हो जाएगा इन्हें। अगर ये फैंस, अब आप पहले देखें, महंगाई इतनी ज्यादा है,
अब कौन बेवकूफ होगा जो 12,000 रुपए का टिकट लेके ग्राउंड में बैठ के मैच देखेगा? 12,000 रुपए का भाई, वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर टीवी पर भी मैच देखेगा, हैवी किस्म की वो पार्टी भी कर लेना, फिर भी उसके 4-5 हजार ही खर्च होंगे। और वो 8-10 लोगों के साथ अगर वो खाना पीना भी कर ले, पहले तो वो 12,000 8,000 रुपए देके जाके ग्राउंड में घुसेगा, फिर उसके बाद वहां उसको पानी की बोतल तो मयसर ही नहीं होगी, पानी तो मिलेगा ही नहीं, प्यासा बैठने हैं, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वही टूटी फूटी शादी की कुर्सियां उसको मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है उसके अलावा एक बर्गर वहां पे कभी मिल जाता है या वो लेस के पैकेट्स, और कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। तो अजीब कहानी है, मुझे तो ये समझ से बाहर। हाँ, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है जो 18-18 हजार वाले हैं, उनमें खाना पीना मिल जाएगा, उनमें पीसी भी अपनी तरफ से दे देगा, लेकिन कौन 18,000 और 16,000 रुपए में उनका एक खाना खाएगा? वो आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से 2,000 रुपए का खाना आप खा सकते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी और बड़ी बेवकूफों वाली बात नजर आई है। ये बड़ी नाअहल किस्म की मैनेजमेंट है, अपना नुकसान जो खुद करते हैं। एक तो फैंस के सामने गालियां भी खाते हैं और अपना नुकसान भी खुद करते हैं। आप देखें, वहीं जहां पर नुकसान ऐसे कि जो 2 करोड़ कमाने थे, अब गेट मनी में आप लिखवा लें, अभी मैं आपको भी बता रहा हूं 15-20 लाख से ऊपर इनकी गेट मनी इकट्ठी नहीं होगी। लोगों ने टीवी पर बैठ के मैच देखना है। मतलब अजीब सी बच्चों वाली बातें, अजीब से काम करते हैं कि 15-15 हजार 8-8 10,000 रुपए के टिकट रखे गए हैं। और यार, लोग इतने पैसे फिर वो ग्राउंड में नहीं आएंगे, इतनी ख्वारियां ये करके धक्के मुक्के मार के 10 बार अपने आप को चेक करा के और वो चलना शुरू होंगे। 2-3 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ जाता है। आपको जो वीआईपी वाले लोग हैं, आप उनको चला के बताएं ना, वो चले फिर 2-3 किलोमीटर नहीं चल सकते भाई। ये अवाम और क्रिकेट फैंस का ये प्यार है अपने खिलाड़ियों के लिए या अपनी टीम के लिए, जो वो वहां पर इतना जाएंगे। तो ये बड़ी एक नाअहली, और मैं इसको टोटल एक टर्म दूंगा कि ये बेशर्मों वाली इन्होंने हरकत की है, टोटली बेशर्मों वाली। और हम इनको रगड़ा लगाएंगे इसके ऊपर, इनकी सोच क्या है, इनके बाप का ये पीएसएल है, ये पाकिस्तानी फैंस का प्रोडक्ट है। अगर पाकिस्तान के फैंस इस प्रोडक्ट पे ना देखते तो इनको लानते भेज देते इनके मुंह के ऊपर, जिन्होंने ये 10,000 रुपए के टिकट रखे हुए हैं। इन्हें कहीं नहीं, वीआईपी कल्चर्स वाले हैं, या आके देखें इतने प्राइस देके। ओ भाई, ये पास मांगते हैं। ये जो 12-12 हजार वाले हैं ना, ये पास पे चलते हैं। ये सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ग्राउंड भरती है इनके बाप के अंदर दम नहीं है कि जाके ग्राउंड भरे। ये बेशरम कहीं के। चले खैर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही जो अच्छी खबर है वो ये है कि पीएसएल का जो कमेंट्री पैनल है वो भी अनाउंस कर दिया गया है, और 7 कमेंटेटर्स हैं जो अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें अरूज मुमताज भी होंगी, इसके अलावा वकार यूनस भी होंगे, डैनी मॉरिसन भी होंगे, इसके अलावा मार्क बुचर भी होंगे, निक नाइट भी हैं, बाजिद खान भी हैं, सिकंदर बख्त भी हैं और कैश नायडू भी हैं। तो ये कमेंटेटर्स अनाउंस किए हैं, और मजीद कहा जा रहा है कि इसके बाद आगे और भी कमेंटेटर्स अनाउंस किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अभी जो पीसीबी की तरफ से कहा गया, वो ये कहा गया कि मजीद कमेंटेटर्स जो हैं वो भी इसमें रखे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 7 अनाउंस किए गए हैं, और जो प्रेजेंटर्स हैं उसमें ज़ैनब अब्बासी होंगे और एरिन हॉलैंड जो सर अंजाम देंगे प्रेजेंटर्स का। लेकिन अभी मजीद कमेंटेटर्स भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि ऐड होंगे। चलिए, इसके बाद जो आज की बड़ी खबर है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हारून रशीद और कामरान इकबाल जो सिलेक्शन कमेटी के एक अहम रुकन है, जो बड़े बड़े फैसले भी करेंगे। हारून रशीद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, कामरान इकबाल भी मौजूद है, बाकी भी हैं। लेकिन दोनों ने आज खबरें आ रही हैं कि हल्की हल्की मीटिंग की है, जिस पर बड़ा फैसला किया गया। और फैसला यह किया गया कि दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए दोनों ही पुरअज़म नजर आ रहे हैं। और स्पेशली इमाद वसीम, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में इमाद वसीम को मौका मिलने जा रहा है, यानी इमाद वसीम कम बैक करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, जो आपकी फाइनल टीम बनाई जाएगी, जो फाइनल मीटिंग होगी सिलेक्शन कमेटी की, वो आपके पीएसएल के आखिरी हफ्ते में होगी, यानी कि आप कह लें कि आखिरी हफ्ता होगा, आपके प्ले ऑफ से पहले आपका स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो 3 है मैचेस, 3 T20s हैं, और मे भी मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड का शायद आखिर में उसके बाद अनाउंस कर दिया जाए, बल्कि शायद उससे पहले कर दिया जाएगा, अभी उसकी डेट नहीं आई है। लेकिन एक हफ्ता कबल, पीएसएल से खत्म होने से एक हफ्ता कबल जो है वो आपका अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसमें जाहिर है पीएसएल के जो परफॉर्मर्स होंगे उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन इमाद, जिनकी बीपीएल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बड़े इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे हैं, विकेट्स भी अच्छी लेते रहे हैं, बैटिंग में भी ठीक ठाक ही करते रहे हैं, तो उनको अब पाकिस्तान टीम में कम बैक करने का मौका मिल रहा है। और जो हारून रशीद हैं वो तो बड़े होपफुल हैं और वो चाहते हैं कि मौका मिले इमाद को और मोहम्मद आमिर के लिए भी। लेकिन अब यहां पर भी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्या जो बाबर आजम है वो एग्री हो जाएंगे मोहम्मद आमिर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान नहीं है जितना ये आपको लग रहा है देखने में कि आमिर एकदम से टीम में आ जाएंगे। देखो, इमाद का और अगर मैं आपको बाबर का बताऊं तो जो उनके दरमियान थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है वो कराची किंग्स की वजह से था। दोनों कराची किंग्स में थे और वहीं पर उनका कंफ्लिक्ट थोड़ा बहुत हुआ था, और वो ऐसे पब्लिकली को खास इमाद ने इतना क्रिटिसाइज भी नहीं किया हुआ है। लेकिन आमिर को लेकर अगर आप देखें तो बाबर
बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और उन्होंने इसलिए कराची किंग्स भी छोड़ दिया। तो अब सवाल यह है यहां पर कि क्या होगा अब कराची, चले वो तो कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान टीम में क्या बाबर वेलकम करेंगे इमाद को भी और आमिर को भी, क्योंकि जो कामरान अकमल है और साथ आपके हारून रशीद दोनों ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को भी रखा जाए सिलेक्शन जो आपकी टीम है और जो वर्ल्ड कप 2023 का पूल है, क्योंकि आपको पता है कि आमिर ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरा अगर पीएसएल अच्छा रहा तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा। और खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है और आमिर से हम आपको कंफर्म करके भी बताएंगे, लेकिन अभी आमिर ने यही बोला कि मेरा एक बार पीएसएल अच्छा चला जाए तो मैं रिटायरमेंट भी वापस ले लूंगा। तो बड़ी कवी इम्कानात हैं कि पीएसएल अगर थोड़ा सा भी मोहम्मद आमिर का अच्छा रहा हो, क्योंकि अब ये आपको पता है कि जो बीपीएल है ये तो मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो बड़े कवी इम्कानात हैं कि इमाद और आमिर ये दोनों आपको नेक्स्ट सेशन में कम बैक करते हुए नजर आए। स्पेशली इमाद वसीम, वो तो नजर आ रहा है कि वो आ रहे हैं टीम में वापस, स्क्वाड में वापसी करेंगे और पोल में रहेंगे शादाब, नवाज और इमाद, इन तीनों को साथ सिलेक्शन कमेटी है 4 ये कैंप चलाएं, क्योंकि इमाद पहले भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो बोल वसीम थे सिलेक्टर आपके मोहम्मद वसीम साहब, उनके साथ नहीं बनती थी, वो इमाद को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, इसलिए भी वो इमाद को टीम में लाने नहीं दे रहे थे। इवन नवाज अनफिट भी हो गए, शादाब भी अनफिट हो गए, उन्होंने फिर भी इमाद को कंसिडर नहीं किया। यानी कि आपके पास एक भी ऑलराउंडर नहीं था, शादाब भी नहीं थे, नवाज भी नहीं थे, उन्होंने वो आसिफ अफरीदी को स्क्वाड में डाल दिया, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने इमाद को नहीं रखा। लेकिन अब इमाद वसीम तो आपकी टीम में आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इमाद को और उनका कोई इतना इशू भी नहीं था, रिटायरमेंट भी उन्होंने नहीं ली हुई है, तो टी20 में तो वो आ रहे हैं और ओडीआई में उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक चल रही है। आपको याद होगा लास्ट में बड़े बड़े आपको पाकिस्तान के बड़े मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग से भी जितवाए हुए हैं, ओडीआई में स्पेशली उनकी एवरेज भी बड़ी अच्छी है ओडीआई की, और आईसीसी की ओडीआई की ऑलराउंडर रैंकिंग में भी वो टॉप 10 में आपको नजर आते हैं। तो इमाद तो लग ये नजर आ रहा है जिस तरह सिलेक्शन कमेटी ने आज उनको ग्रीन सिग्नल दिया कि दोनों फॉर्मेट्स में आ रहे हैं। और आमिर जो है उनसे भी कुछ खबरें आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी उनसे खुद कैटेगोरिकली जो बात करेगी उनसे और उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये दोनों के लिए, आमिर और इमाद के लिए आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी उनको ग्रीन सिग्नल दे रही है। आप आमिर के हाथ में खुद ही है कि वो अगर पीएसएल में हल्की बुल्की परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं। ये बड़ी खबर लग रही है, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से अंदिया आ रहा है। देखते हैं कहां पर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी सरफराज अहमद को लेकर। सरफराज अहमद ने यह फैसला किया कि वो 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे पीएसएल में, और जाहिर है हमने देखा कि लास्ट एडिशन में भी उन्होंने यही किया था, टॉप ऑर्डर में बैटिंग की थी नंबर 3 या 4 पे, और उसके बाद उनसे रन भी खूब बने थे। तो सरफराज को भी आखिर ये समझ आ गई है, लास्ट एडिशन में भी उन्होंने यही किया, तो अभी भी उन्होंने यही फैसला किया कि मैं ऊपर के नंबरों पर ही बैटिंग करूंगा 3 या 4, ताकि मैं अपने आप को मौका दे सकूं। और यही होता है। लाइक रिजवान को आप देख लें, वो ओपनिंग ही करते हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी ओपनिंग करते रहे। जब वो नीचे खेलते थे रिजवान के भी रन कोई नहीं बने, बिल्कुल कुछ भी नहीं बना। कराची किंग्स लाहौर के अंदर उनको बेंच में बिठाना शुरू कर दिया था दोनों फ्रेंचाइजीज की तरफ से जब भी वो खेले हैं। लेकिन मुल्तान से जब वो ओपन करने लगे या इवन पाकिस्तान से जब वो ओपन करने लगे तो आप फेल भी हो, एक मैच में फेल हो, 2 में फेल हो, 3 में फेल हो, 4 में फेल हो, लेकिन 5वें 6ठे में आप रन बना देते हो। यही होता है जब आपने आपको मौका ही नहीं दोगे। लाइक सरफराज से वो कप्तान थे, वो 10 में से 10 में उन्होंने मौका नहीं दिया अपने आप को, तो कैसे आप अपने आप को दिखाने के लिए, आपके पास कुछ होता ही नहीं। अगर आप ओपन करते हो तो एट द एंड लोग स्टैट्स शेयर करते हैं कि यार ये देखेंगे इसने 10 में फेल हो गया। तो सरफराज ने 10 में से 10 में अपने आप को मौका ही नहीं दिया। अब वही बात थी कि अब सरफराज ने अपने आप को मौका दिया तो 10 में से अगर वो 4 में भी फेल होंगे तो 6 में रन बनाएंगे। लाइक रिजवान, अभी बीपीएल में रिजवान से रन नहीं बन रहे थे, रिजवान फेल हुए, 2 में फेल हुए, 3 में फेल हुए, लेकिन ये एट द एंड आप देखिए उन्होंने 73 बना दिए 39 गेंदों पे, तो एकदम हीरो बन गए। क्यों? मौका दे रहे थे अपने आप को, ओपन कर रहे हैं। तो अगर आप मौका देते हैं तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए होता है। तो अच्छी बात है, सरफराज ने भी ये डिसाइड किया कि वो 3 या 4 पर ही खेलेंगे और इस तरह उनको मौका मिलेगा। बेशक वो फेल भी होते रहे, लेकिन 3 में फेल होंगे, 2 में रन बना देंगे, तो एट द एंड अगर आप देखेंगे तो वो स्टैट्स में कुछ उनके पास होगा दिखाने के लिए। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। चलिए इसके बाद चलते हैं, मोहम्मद हफीज साहब ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उन्होंने डिसाइड किया मोहम्मद हफीज ने कि वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ बिजी होने की वजह से और क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम, तो उस टाइम उनके पास टाइम नहीं था। तो अब उन्होंने वो शाहरुख खान वाली एक आपको मूवी याद होगी, मैं हूं ना, जिसमें शाहरुख खान एक टाइम के बाद वो चाहते हैं जी कि मैं दोबारा से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वो कहते हैं मैं अपनी तालीम पूरी करूंगा। तो वही काम मोहम्मद हफीज ने भी किया कि अब वो इतने अरसे के बाद, मतलब 40 प्लस एज के बाद अब वो दोबारा से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और अपनी जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है, ये 4 साल डिग्री है, वो कंप्लीट करेंगे। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक, वो दोबारा पढ़ेंगे। चलें इसके बाद बड़ी खबर है एशिया कप के हवाले से। कोशिश करेंगे कि इसके बाद जब आप ये शो देख लेंगे, इसके बाद एक शो करें और उस पर बात करेंगे एशिया कप 2023 को लेकर, क्योंकि मीटिंग जारी है बहरीन में। आज सुबह जैशा पहुंच गए थे, भारत से डायरेक्ट उनकी फ्लाइट थी, मुंबई से वो उड़े थे, नहीं सॉरी न्यू दिल्ली से वो उड़े थे और डायरेक्ट बहरीन पहुंच गए थे। मीटिंग जारी है। पॉइंट सिंपल सा ही है, एक ही था, और खबर यही है कि भारतीय मीडिया की भी यही खबर थी और बीसीसीआई की तरफ से भी यही खबर मिली है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए।
लेकिन अब वही बात है कि अब नजम सिटी जो सेकंड प्रपोजल है उनका, उस पर मनवा सकते हैं कि नहीं मनवा सकते। सेकंड प्रपोजल यही है कि पाकिस्तान को आधे मैच दे दिए जाएं, पाकिस्तान को एशिया कप के आधे मैच दे दिए जाएं और आधे मैच जो है वो दुबई में करवा दिए जाएं, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया के मैचेस होंगे और इंक्लूडिंग फाइनल। तो ये आई थिंक प्रपोजल भी अगर पीसीबी एक्सेप्ट करवा लेता है तो उनकी जीत है। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पाता, टोटली एशिया कप यूएई में जाता है, ये टोटली एशिया कप श्रीलंका में तो मुश्किल है, जाएगा यूएई में ही जाएगा। तो अगर यूएई में पूरा इवेंट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि पीसीबी की बहुत बड़ी नाकामी है। इवन अगर हाफ में भी नजम सिटी करवा लेते हैं तो उनकी विन विन सिचुएशन होगी। अली आज के शो में मौजूद नहीं थे, उनको कुछ अर्जेंट काम थे जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। तो आई होप कि आज का शो आपको आया होगा। हमारा पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट डिस्क्रिप्शन में आपको अली का भी मिलेगा, जाके फॉलो कीजिए, सवाल भेजिए। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा।